हेलो। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। किसी बच्चे की डिमांड आई थी कि सर सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के डिफरेंस को बता दीजिए शॉर्ट में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की ही क्लास होगी और इसमें ये जो डाउट्स है आपके कि किसे सिंपल कहेंगे, किसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे और किसे कंपाउंड कहेंगे, ये सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन अंत तक पूरा इसे देखिएगा। तो सेंटेंस के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है कैटेगराइज करने का कि बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन जो सेंटेंसेस हैं उन्हें 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। लेकिन हम आज इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हमें डिस्कशन करना है जो दूसरा तरीका है इसे कैटेगराइज करने का, वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंसेस आपके 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा मान लेते हैं कंपाउंड है, तीसरा कॉम्प्लेक्स। यही डाउट था, आइए आज इस डाउट को दूर करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और कोई कंजंक्शन का यूज ना हो, उसे ही हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, राम कैन सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, इसमें एक ही वर्ब है। तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको? सेंटेंस। अब सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका अर्थ निकले, उसे हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है ना। और अगर सेंटेंस है तो उसमें या तो एक फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्लॉज नहीं बोलेंगे। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं क्लॉज और सेंटेंस में। तो मैं थोड़ा सा क्लॉज के बारे में भी बता दूं। क्यों बता दूं? क्योंकि हमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनेशन तो ये है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। इसका क्या मतलब है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस having its own subject and predicate। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर यहां पे भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इसे क्लॉज क्यों नहीं बोला गया? तो मैंने क्या बोला, क्लॉज बोलने के लिए दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये पूरा मिला के खुद ही सेंटेंस बन रहा है। तो क्लॉज को बनाने के लिए ये एक सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए। इसको सेंटेंस का पार्ट बनाने के लिए जैसे खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तो जो दूसरा वाला हिस्सा रहेगा उसका भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो बीच में एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। बीच में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक कंजंक्शन की। यानी क्लॉज, एक आम भाषा में समझने के लिए हम बोल सकते हैं क्लॉज की पॉसिबिलिटी केवल तभी होगी जब उस सेंटेंस में एक कंजंक्शन हो। तो जो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें टू और मोर सब्जेक्ट्स होंगे और वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब वही प्रेडिकेट ही मान लीजिए आप। जब किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो तब तो सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों और दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट्स हों, उन्हीं को हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहेंगे।
और ये होने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और वर्ब्स या प्रेडिकेट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जितने अलग अलग हिस्से बनेंगे वो उसी को बोलेंगे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लॉज। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को क्लॉज के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब ये पहचान लें कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहां तक तो दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम दिख रहा है, तो यहां से तो पहचान नहीं पाएंगे, तो कोई तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस है इनके कंजंक्शंस के। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कंजंक्शंस की बात की तो कंजंक्शन दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है फैन बॉयज। ये याद करना इससे आसान हो जाता है। ये फैन बॉयज क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब इनमें से अगर कोई भी कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे दिया, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये वाले कंजंक्शन जिसमें भी बनेंगे और उससे जो भी सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा जो कंजंक्शंस बच गए, जो भी बच गए इसके अलावा, उसी को हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसके अलावा जितने बच गए, तो अब ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि जो फैन बॉयज है या ये जो टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, ये वाले कंजंक्शंस अगर आपको याद है, तो इसके अलावा जो है वो सारे सबऑर्डिनेट हैं। फिर भी कुछ लिख देता हूं, इफ, दैट, हु, विच, whom, whether, though, although। हालांकि इतने याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस वही याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। as, soon as, when, since। फिर भी लिख देता हूं, मान लेते हैं किसी बच्चे को ना याद हो, as, because, in case, whether, etc। तो कुल मिलाकर के जो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन है वो हम कर पाते हैं उनके कंजंक्शंस के बेसिस पे। तो अगर किसी सेंटेंस में आपने इनमें से कोई कंजंक्शन यूज किया है तो उस कंजंक्शन का नाम होगा कंपाउंड, सॉरी, सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। एंड अगर आपने उनके अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन यूज किया है और उससे अगर आपने कोई सेंटेंस बनाया है तो उस सेंटेंस का नाम होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मुझे लगता है कि एक कंजंक्शन के बेसिस पर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन आप सीख गए। आई रिपीट, अगर इनमें से कोई कंजंक्शन यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। अब इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे थोड़ा आसान भी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया, दो you work hard, comma, you don't get desired results। ये रहा। एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पर मैं, दूसरा, you are honest, you are honest, comma, but nobody likes you। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखे। अब कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं तो शायद आप बता दें कि सर इसमें भी दो सेंटेंस, इसमें भी दो सेंटेंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंस की अगर बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप एक ही आया है। तो सेंटेंस एक है। सेंटेंस क्या होता है?
अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले उसी को कहते हैं सेंटेंस। अब आपको शायद यहां लग रहा होगा कि इसमें भी दो सेंटेंस है, लेकिन भाई इसमें भी दो सेंटेंस नहीं है, ये भी एक ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही फुल स्टॉप है। जो फुल स्टॉप होता है वो टर्मिनेटर का काम करता है। टर्मिनेटर मतलब जो सेंटेंस को एंड करे। तो वन सेंटेंस, वन सेंटेंस। तो बात है फिर ये बीच में जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। मैं ये उम्मीद करता हूं कि यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस, द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाए। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए। तो ये देखेंगे कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जिसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लॉज। यहां पे आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है और यहां पे आप देखेंगे कि एक प्रेडिकेट है, तो ये भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट है और खुद का अपना एक प्रेडिकेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉज। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक कंजंक्शन हमने यूज किया है तो कम से कम दो क्लॉजेज होंगे, क्योंकि जो कंजंक्शंस होते हैं ना, दे कनेक्ट, वो जोड़ने का काम करते हैं। तो जोड़ते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कम से कम दो क्लॉजेस तो होने चाहिए कंजंक्शन के होने पे। दो कंजंक्शन है तो तीन क्लॉजेस, तीन कंजंक्शन है तो चार क्लॉजेस, यानी जितने कंजंक्शन होंगे उससे ज्यादा, उससे एक ज्यादा क्लॉज होगा, या जितने क्लॉजेस होंगे उससे एक कम कंजंक्शन होगा। ये जरूर दिमाग में रखिएगा। यहां पे भी अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है और जो हिस्सा ही बच गया सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो ये भी बन गया आपका एक क्लॉज। ठीक है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Clause is a part of a sentence having its own subject and predicate। अब बात इतनी क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, जैसे कि बट क्या है? फाइन बॉयज में है। पीछे देखिए यहां पे आप, बट कहां पे आया है? बट यहां पे बी है, बी यानी कि फाइन बॉयज में आ गया। फाइन बॉयज में है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहीं यूज किया है तो उस सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। और जो भी कंजंक्शन का नाम रहेगा, जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो जिस नाम के कंजंक्शन के बगल में जो क्लॉज आएगा ना, उस क्लॉज का नाम भी उसी कंजंक्शन के नाम पे पड़ जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लॉज का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है उसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे यहां पे आप देखें, यहां पे देखिए जो दो आया हुआ है ये फाइन बॉयज में नहीं है, ये उसके अलावा जो दूसरे कंजंक्शन है, तो उसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आपने किसी सेंटेंस में यूज किया है तो उस सेंटेंस का नाम होता है कॉम्प्लेक्स। और जिस कंजंक्शन का नाम होता है उस कंजंक्शन के बगल वाला जो क्लॉज होता है उसका नाम भी वही हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो क्लॉज बच गया इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेन क्लॉज बोल देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस के डिफरेंस समझ में आए होंगे। अब एक काम करता हूं कि मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आप वास्तव में सीख गए। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, यू आर प्लेइंग देयर। अब ये सब्जेक्ट है, ये एक प्रेडिकेट है, देयर इज नो कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन नहीं तो जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इफ देयर इज नो कंजंक्शन देयर इज नो पार्ट। ये खुद ही एक सेंटेंस है जिसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। एक ही सब्जेक्ट है यानी प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है, तो मैं डायरेक्ट प्रेडिकेट बोलूं चाहे एक वर्ब बोलूं बात बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोल देंगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे इस सेंटेंस का नाम? सिंपल सेंटेंस। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया और यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क ऑनेस्टली। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक सेंटेंस है, आपको पता करना है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है कि क्या है। तीसरा एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, यू आर रिच
you are rich, so you can buy anything। ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि ये दोनों सेंटेंसेस क्या सिंपल हैं, तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है और ये एक प्रेडिकेट है, ये एक कंजंक्शन है। तो जब कंजंक्शन आ गया तो भैया फिर तो पार्ट हो गया। जब पार्ट हो गया तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो क्लॉज बन गया। फिर जैसे ही आपको पता चला कि क्लॉज बना, तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि यूज ऑफ कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आने पे हम सेंटेंस का नाम रखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जिस कंजंक्शन के बगल में जो क्लॉज आएगा उस क्लॉज का नाम भी वही बन जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो इससे जो क्लॉज बनेगा उसका नाम हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है उसका नाम होगा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज। यहां आप देख रहे हैं कि सो एक कंजंक्शन है, तो सो तो फैन बॉयज वाला है, फैन बॉयज ऐसा है लास्ट में, तो सो। तो अब जिसमें सो लगा है तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका नाम हो जाएगा को ऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर यूज हो गया तो सेंटेंस का नाम क्या बन जाएगा, कंपाउंड। और जिस क्लॉज में कंजंक्शन नहीं लगा होता है उसी को हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।